हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सबका स्वागत करता हूं। 7 डे सीरीज चल रही है हमारी और उस क्रम में भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम आपसे चर्चा करेंगे। एक सारगर्भित चर्चा होगी जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगी। उन प्रमुख तथ्यों का संकलन हमारी टीम की तरफ से किया गया है। तो आइए देखते हैं प्रमुख तथ्य इस संदर्भ में क्या क्या है। यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2025 संपूर्ण जीएस रिवीजन सीरीज है ये। और इस क्रम में भारतीय अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की परिभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण विद्वान जो हैं उनकी परिभाषाओं को यहाँ पर संकलित किया गया है। तो जो पहली परिभाषा जो है वो एडम स्मिथ सॉरी जेएस मिल ने दिया है। एडम स्मिथ को अर्थव्यवस्था का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमी। वो किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को। ठीक है, तो धन संबंधी परिभाषा जो यहां पर दी गई है वो एडम स्मिथ और जेएस मिल ने दी है। ठीक है, इन दोनों लोगों ने। धन संबंधी परिभाषा का मतलब यह है कि अर्थव्यवस्था जो है धन का लेन देन है, मुद्रा का लेन देन है। ठीक है, हालांकि उस समय मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था। मुद्रा एक धन जो है एक कॉमन नाउन है। इसमें बहुत सारी चीजें आती, किसी भी वस्तु को जिसको दो लोग मान्यता प्रदान करें उस धन के रूप में प्रयोग की जा सकती है, किंतु मुद्रा उसको नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, तो धन संबंधी परिभाषा एडम स्मिथ और जेएस मिल ने दी। और दूसरी बात जो परिभाषा दुर्लभता या सीमित साधन संबंधी परिभाषा, दुर्लभता या सीमित साधन संबंधी परिभाषा वो एल रॉबिन्सन ने दी। ठीक है, कि संसाधन जो है वो सीमित हैं, अर्थव्यवस्था में संसाधन सीमित हैं, जरूरी है कि उनका कुशलतम उपयोग किया जाए। तो ये परिभाषा दी एल रॉबिन्सन ने दिया। आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा जेके मेहता, इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ये प्रोफेसर रहे हैं। आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा इन्होंने दी है कि किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता को ये पूर्ति करती है और जब वो आवश्यकता से विहीन हो जाता है उस स्थिति में उसको आवश्यक है कि उसके पास मुद्रा हो। कल्याण संबंधी परिभाषा मार्शल कैनन पीगू आदि ने दिया है। मार्शल कैनन पीगू ने दिया है कल्याण संबंधी परिभाषा। अर्थव्यवस्था जो है वो एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति का, समाज का, राष्ट्र का जो है वो कल्याण सुनिश्चित किया जाता है, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, उसमें उसके जीवन स्तर में वृद्धि की जाती है, आदि आदि। आधुनिक या विकास केंद्रित परिभाषाएं जो दी हैं वो सैमुअलसन, बेनहेम और फर्ग्यूसन आदि ने दिया है। आधुनिक विकास केंद्रित अर्थव्यवस्था जो है वो उसका मूल लक्ष्य है कि वो विकास करे। ठीक है, जो सीमित संसाधन हैं उनका कुशलतम उपयोग किया जाए और उसके द्वारा विकास को आगे बढ़ाया जाए, मनुष्य के सृजन के द्वारा मनुष्य की सभ्यता में महत्वपूर्ण बदलाव किया जाए। ठीक है, तो ये जो है महत्वपूर्ण परिभाषाएं रही। और देखते हैं अर्थशास्त्र की प्रमुख पुस्तकें और लेखक। ये पूरी सीरीज जो बनाई गई है 7 डे सीरीज, वो आपकी परीक्षा को दृष्टिकोण में ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। कम समय में आपको सभी प्रमुख तथ्यों से रूबरू करवा दिया जाए। ठीक है, इसलिए ये इसका नाम भी रखा गया है, इसलिए 7 डे सीरीज। तो दास कैपिटल पुस्तक है, यहाँ पर कुछ पुस्तकों के नाम दिए गए हैं, महत्वपूर्ण पुस्तकें, और यहाँ पर उनके लेखक हैं। तो दास कैपिटल जो एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है वो कार्ल मार्क्स की है, दास कैपिटल, जिसमें वो कहता है कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ। ठीक है, और इन पूंजीपतियों को बाहर कर दो, पूंजी मजदूर वर्ग का ही राज होगा। ठीक है, पूरे विश्व। कॉमिंगटन कॉमिंगटन ठीक है। दूसरी पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशंस, एडम स्मिथ की है, जिसको अर्थशास्त्र का जिनको पिता कहा जाता है। फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, पाल ए सैमुअलसन की पुस्तक है। जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जेएम कीन्स, इनको आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ नियो इकोनॉमिक्स, नियो इकोनॉमी, नव अर्थशास्त्र के पिता इनको कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने इनकी जनरल थियरी, एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये इनकी प्रमुख पुस्तक है, जिसको 1929 के आसपास इन्होंने लिखा था जब अमेरिका में महामंदी आई थी। ठीक है, और उस महामंदी से निकालने में इन्होंने बहुत उनकी मदद की थी अपनी इस पुस्तक के द्वारा, और इसमें संकलित महत्वपूर्ण सिद्धांतों को जमीनी स्तर पर उतार करके। राष्ट्रीय आय के विषय में हम लोग देखते हैं किसी भी देश में कि सबसे बड़ी बात होती है कि उस देश के लोग कितना आय का अर्जन कर रहे हैं। जब आधुनिक अर्थव्यवस्था का विकास हुआ और देश बने, उनकी राजनीतिक सीमाओं का निर्धारण हुआ मॉन्टेविडियो कन्वेंशन 1933 के द्वारा, जिसमें राष्ट्र की परिभाषा दी गई। और उसके बाद अब विभिन्न देशों के और दो देशों के बीच में उनकी आय असमानताओं को लेकर के जो है वो तुलना की जाने लगी।
एक देश दूसरे देश पर आवश्यकता के लिए एक दूसरे पर निर्भर होने लगे, व्यापार और वाणिज्य का लेन देन बहुत तेजी से होने लगा, तो ये आवश्यक हो गया देशों के लिए कि वो अपनी राष्ट्रीय आय के विषय में जानकारी प्राप्त करें कि उनकी प्रति व्यक्ति आय क्या है। ये एक ऐतिहासिक पहलू भी रहा है क्योंकि देश पूरे विश्व में कॉलोनाइजेशन बहुत ज्यादा था, साम्राज्यवाद का दौर था, और उस समय जो भी संसाधन थे इन विकासशील देशों के वो और या अल्प विकसित देशों के, वो इन साम्राज्यवादी ताकतों के द्वारा उपयोग किए जा रहे थे। इस संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने राष्ट्रीय आय के संबंध में, जो पश्चिम से पढ़े लिखे उन लोगों ने वहां से ज्ञान प्राप्त किया, वहां की टेक्नोलॉजी को, वहां की ज्ञान के विभिन्न पैमानों को अपनाया और अपने देश में उसके एक्सप्लॉयटेशन के विषय में जो है वो अध्ययन किया और विभिन्न तथ्यों से अपने देश को रूबरू कराया और उस राष्ट्रीय आंदोलन को एक नया स्वरूप प्रदान किया। तो राष्ट्रीय आय के विषय में एक ऐतिहासिक पहलू भी है, केवल आर्थिक पहलू ही नहीं है, आर्थिक और राजनीतिक, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये दोनों पहलू है। तो देखते हैं राष्ट्रीय आय होती क्या है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय होती क्या है। तो राष्ट्रीय आय में इसके मानक विभिन्न पैमाने हैं जिनका अध्ययन करके हम लोग राष्ट्रीय आय तक पहुंचते हैं। तो जीडीपी है, जीएनपी है, ये दो प्रमुख पैरामीटर्स हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, ये दो पैमाने हैं। तो हम लोग पहले जीडीपी से संबंधित जो प्रमुख तथ्य हैं, जो उसमें के रहस्य हैं, जो उसकी परिभाषाओं में अस्पष्टताएं हैं, उनको स्पष्ट करते हुए आगे बात करेंगे। तो वास्तव में जीडीपी होती क्या है। जीडीपी किसी एक वित्तीय वर्ष, फिनेंशियल ईयर में किसी देश के निवासियों, देखिएगा यहां पर बात निवासियों की, रेजिडेंट्स की बात की गई है। ठीक है, नागरिकों की बात नहीं की गई है, कि निवासियों द्वारा देश की घरेलू आर्थिक सीमा के भीतर वस्तुओं और सेवाओं, गुड्स एंड सर्विसेज का दोहरी गणना के बिना अंतिम रूप से तैयार, जिसको बोलते हैं फिनिश्ड गुड्स, जो प्रोसेस में वो नहीं, अंतिम रूप से तैयार वस्तुओं और सेवाओं का, गुड्स एंड सर्विसेज का मौद्रिक मूल्य है। ठीक है, का ये मौद्रिक मूल्य है। इस परिभाषा में कुछ भी छूटा नहीं है। ठीक है, इसको आप एक मानक परिभाषा मान सकते हैं, दोहरी गणना के बिना भी शब्द आ गया है, और घरेलू आर्थिक सीमा, निवासी, ये सब इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं। और ये मौद्रिक मूल्य, अंतिम मौद्रिक मूल्य, ये मौद्रिक मूल्य दो आधार पर होगा, एक आधार वर्ष पर और एक वर्तमान या करंट प्राइसेस पर। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रमुख तथ्यों का जो संकलन किया गया है हमारी तरफ से आपके लिए। घरेलू आर्थिक सीमा शब्द से ही शुरू किया गया है, यहीं से। ठीक है, घरेलू आर्थिक सीमा। तो इसमें देखते हैं राष्ट्रीय आय लेखांकन समष्टि अर्थशास्त्र की एक शाखा है और राष्ट्रीय तथा संबंधित समुच्चयों का आकलन इसका एक भाग है। तो राष्ट्रीय आय से किस तरह से ये संबंधित है उसकी बात की गई। राष्ट्रीय आय और इससे संबंधित कोई भी समुच्चय एक देश की उत्पादन क्रियाओं की माप है। ठीक है, तो ये बात जो थी वो ये राष्ट्रीय आय के संदर्भ में थी। और अब घरेलू आर्थिक सीमा के संदर्भ में बात करते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार आर्थिक सीमा एक देश की सरकार द्वारा प्रशासित वह भौगोलिक सीमा है जिसमें व्यक्ति, वस्तुओं और पूंजी का निर्बाध संचलन होता है। ठीक है, तो ये व्यक्तियों का, वस्तुओं का और पूंजी का निर्बाध संचलन होता है एक देश की घरेलू आर्थिक सीमा के भीतर, ऐसा संयुक्त राष्ट्र संघ का कहना है। इस परिभाषा का आधार व्यक्तियों, वस्तुओं और पूंजी के संचलन की स्वतंत्रता है। ठीक है, यहां पर यह बात जरूरी है कि इन तीनों के संचलन की स्वतंत्रता भी हो। ठीक है, अब वो कौन कौन से क्षेत्र हैं, क्योंकि जो घरेलू सीमा होती है वो भौगोलिक सीमा से बड़ी होती है। क्या होती है, भौगोलिक सीमा से
बड़ी होती है, भौगोलिक सीमा से बड़ी। घरेलू आर्थिक सीमा जो होती है, घरेलू आर्थिक सीमा, वो भौगोलिक सीमा से बड़ी होती है। तो अगर बड़ी होती है तो किस प्रकार बड़ी होती है, उसमें कौन कौन से मुख्य भूभाग शामिल होते हैं जिनको हम उसमें शामिल करते हैं और वो भौगोलिक सीमा से बड़ी हो जाती है। तो देखते हैं देश की राजनीतिक सीमा। पहली बात तो देश की राजनीतिक सीमा, जिसमें समुद्री सीमा और आकाशीय सीमा ऊपर, ठीक है, ना कि केवल कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एयर स्पेस भी आता है। देश के सीमा में दूतावास, वाणिज्य दूतावास तथा सैनिक प्रतिष्ठान, ठीक है, ये भी आएंगे। देश के निवासियों द्वारा 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य चलाए जाने वाले जलयान और वायुयान भी आएंगे। मछली पकड़ने की नौकाएं, तेल व प्राकृतिक गैस यान, जो अंतरराष्ट्रीय जल सीमाओं में या उन क्षेत्रों में चलाए जाते हैं जिन पर देश का अनन्य आर्थिक अधिकार होता है, अनन्य अधिकार, ठीक है, एक्सक्लूसिव, जिसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर भी जो भी आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय समुच्चयों को 2 श्रेणियों में, घरेलू और राष्ट्रीय। देखिए राष्ट्रीय आय की बात की गई है, अभी मैंने बताया था राष्ट्रीय आय में जीडीपी और जीएनपी ये दोनों शामिल होंगे, ठीक है। तो उसी की बात कर रहा है कि 2 श्रेणियां हैं, पहला घरेलू जो कि जीडीपी से संबंधित है, दूसरा राष्ट्रीय जो जीएनपी से संबंधित है। अभी उसके विषय में आगे हम लोग देखेंगे। तो घरेलू उत्पाद, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और राष्ट्रीय उत्पाद, देखिए दोनों की बात की गई, नेशनल प्रोडक्ट, एक देश की आर्थिक सीमा में स्थित उत्पादन इकाइयों द्वारा किया गया उत्पादन घरेलू उत्पाद कहलाता है, ठीक है। तो घरेलू उत्पाद कौन सा कहलाता है, जो एक देश की आर्थिक सीमा में स्थित उत्पादन इकाइयों द्वारा किया गया उत्पादन घरेलू उत्पाद कहलाता है। भले ही वो विदेशों के प्रतिष्ठान हो, कोई विदेशी कंपनी है, भारत में इन्वेस्टमेंट करती है और यहाँ पर किसी प्रोडक्ट को बनाती है, भले ही वो उस देश की कंपनी के द्वारा यहाँ पर किया गया प्रोडक्शन, उससे जो प्राप्त लाभ होगा उस लाभ को वो अपने देश में भेज देगा, मदरलैंड पे, ठीक है, लेकिन वो जीडीपी के संदर्भ में अपने देश के अंदर की घरेलू सीमा में गिना जाएगा। लेकिन जब वहीं पर बात जीएनपी की आएगी तो फिर उसको हम लोग घटा देंगे, उसको अपने राष्ट्रीय नेशनल प्रोडक्ट में शामिल नहीं करेंगे। अभी देखते हैं आगे उसके विषय में। तो यहाँ पे ये वो घरेलू उत्पाद की बात आ गई, तो घरेलू उत्पाद में शामिल किया जाएगा। आगे देखते हैं अगला तथ्य। अगला तथ्य है ऐसे ऑन द, अच्छा हाँ, बुक वाला जो कुछ पार्ट था वो एक बगल में लिख दिया गया था तो छूट गया था, इसको आप लोगों को से एक बार शॉर्ट में चर्चा कर देता हूँ। ऐसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस की पुस्तक एल रॉबिन्सन की है। ऑन इकोनॉमिक साइंस हाउ टू पे फॉर द वॉर, जेएम कीन्स की ही पुस्तक है। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स अल्फ्रेड मार्शल की पुस्तक है, ये भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है ये सब। आइए बढ़ते हैं, जे अल्फ्रेड मार्शल एक क्लासिकल इकोनॉमिक। आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, तो 2 तत्व प्रमुख होते हैं आर्थिक विकास के निर्धारक। तो एक तो आर्थिक तत्व होगा और एक अनार्थिक तत्व होगा, दोनों मिल करके आर्थिक विकास को निर्धारित करते हैं, ठीक है। तो आर्थिक तत्वों में प्राकृतिक संसाधन, श्रम शक्ति व जनसंख्या, पूंजी निर्माण, तकनीकी तथा नवाचार, पूंजी उत्पाद अनुपात, इसको बोलते हैं कैपिटल आउटपुट रेशियो। मतलब 10 रुपए लगा करके आप 2 पेन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 1:5, ठीक है। ये लाभ कब होगा, अच्छी स्थिति क्या होगी कि हम लोग 2 रुपए लगा करके 1 पेन बना लें, ठीक है। तो ये देखिए कम हुआ, कैपिटल कम हुआ और आउटपुट बढ़ा। तकनीकी नवाचार ये सब इसी वजह से किया जाता है ताकि हम लोग अपने कैपिटल आउटपुट रेशियो को कम कर सकें, कम कैपिटल लगा करके, कम पूंजी लगा करके अधिक वस्तुओं का और सेवाओं का उत्पादन कर सके और उसका निर्यात करके या उसको बाजार में बेच करके अधिक से अधिक लाभ कमाए। यही अर्थव्यवस्था का मूल तत्व क्या है, मूल मोटिवेशन क्या है, प्रॉफिट जनरेशन, ठीक है, उसीलिए सब कुछ किया जाता है। अगला तथ्य है पूंजी निर्माण आपने देख लिया, तकनीकी तथा नवाचार आपने देख लिया, पूंजी उत्पादन अनुपात देख लिया, यही प्रमुख था समझाना। और अब अनार्थिक तत्व देखते हैं किस तरह से आर्थिक तत्वों को प्रभावित करते हैं और विकास
आर्थिक विकास के निर्धारक तत्वों में शामिल इसलिए इनको किया गया है। तो सामाजिक घटक है, धार्मिक घटक है, राजनीतिक घटक है, अंतर्राष्ट्रीय घटक है और वैज्ञानिक घटक है। आप लोग सिविल सर्विसेज के छात्र हैं, आप लोग सब कुछ जानते हैं कि ये सब घटनाक्रम जो है सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय और वैज्ञानिक किस तरह से आर्थिक तत्वों को प्रभावित करते हैं। जिस देश में स्थिरता नहीं होगी, सामाजिक स्थिरता नहीं होगी, धार्मिक रूप से वो देश विखंडित होगा, राजनीतिक रूप से अस्थिर होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी मान्यता उतना महत्व कम होगा, वैज्ञानिक नवाचार वहां पे कम हो रहा होगा, वह देश आर्थिक रूप से प्रबल कभी नहीं हो सकता है। आइए बढ़ते हैं अगले तथ्य की तरफ। अब जहां से हम लोगों ने उस चर्चा को छोड़ा था, ठीक है, तो घरेलू बात हो चुकी थी, घरेलू आर्थिक सीमा की बात, उसमें कौन कौन से भूभाग सम्मिलित थे उनकी भी बात हो चुकी थी। अब यहाँ पर निवासी की संकल्पना हम लोग देखेंगे। तो अगर मैंने जो परिभाषा जो है अभी लिखवाया था, जो यहाँ पे डिस्कस किया था, उसमें निवासी की संकल्पना आई थी, रेजिडेंट्स की बात मैंने की थी। तो नागरिक, पहली बात, नागरिक से निवासी को का विभेद किया गया, यहाँ पर वही बताया गया है। नागरिक और निवासी दो भिन्न शब्द हैं। एक व्यक्ति एक देश का नागरिक हो सकता है, किसी अन्य देश का निवासी। तो कोई भी नागरिक, कोई भी बड़ी इन्वेस्टर कंपनी हमारे देश में अगर आई है और यहाँ पर उसने इन्वेस्टमेंट किया, तो भले ही वो नागरिक यहाँ की नहीं, वो निवासी तो है यहाँ की, लेकिन वो नागरिक नहीं है वो लोग, ठीक है। तो जो नागरिक, एक राजनीतिक नागरिक जो है वो राजनीतिक बात है, पॉलिटिकली इनको, एक नागरिक को सभी अधिकार प्राप्त होते हैं, सभी अधिकार जो संविधान सम्मत है, ठीक है। मतलब उदाहरण के लिए अनुच्छेद 19 का लाभ इसको मिलता है, आर्टिकल 19, लेकिन एक निवासी को 19 नहीं मिलेगा, हाँ 20 और 21 मिलेगा। ये उदाहरण है, और बहुत सारे अनुच्छेद ऐसे हैं जो निवासियों और नागरिकों में विभेद करते हैं। जो भारतीय विदेशों में रहते हैं वे भारत के नागरिक हैं, और जिस देश में रहते हैं उसके निवासी हैं। जो मैंने अभी बात कही उसी का यहाँ पर जो है वो विस्तार किया गया है। निवासी की परिभाषा, एक व्यक्ति या एक संस्था उस देश का निवासी कहलाता है जिस देश में रहता है, स्थित होता है, उसी की आर्थिक सीमा में उसके आर्थिक हित का केंद्र भी होता है। अब आर्थिक हित के केंद्र में दो बातें शामिल होती हैं। पहला, वह निवासी व्यक्ति या संस्था कोई भी हो सकती है, उस देश की आर्थिक सीमा में रहता है या स्थित है। दूसरा, उसके खर्च करने और संचय करने की आर्थिक क्रियाएं वहीं पर होती, कमाने या खर्च करने या संचय करने। जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पर मैच देखने आएगा, आईपीएल देखने आएगा, तो यहाँ पर उसके खर्च करने का जो है वो का स्थल है, उसकी आर्थिक क्रिया, यहाँ पर आया, मैच देखा, 1 साल की सीमा के अंतर्गत रुका, मैच देख करके वो चला गया, यहाँ पे वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग किया, कुछ सामान खरीदा बेचा और फिर चला गया। तो ये उसके आर्थिक हित का केंद्र रहा और वो यहाँ के लिए एक रेजिडेंट था। आगे देखते, इसी तरह से हम लोग विदेशों में जाएंगे तो हमारी कमोबेश वही स्थिति होगी। अगला तथ्य है, एक देश के निवासियों द्वारा किया गया उत्पादन, एक देश के निवासियों द्वारा किया गया उत्पादन राष्ट्रीय उत्पादन कहलाता है। यह उत्पादन चाहे उस देश की आर्थिक सीमा में किया गया हो या उससे बाहर। अब देखिए, निवासियों द्वारा किया गया उत्पादन राष्ट्रीय उत्पादन कहलाता है, नेशनल प्रोडक्ट, अभी बात हुई थी। यह उत्पादन चाहे उस देश की आर्थिक सीमा में किया गया हो या उससे बाहर। इसकी तुलना में उन सभी उत्पादन इकाइयों द्वारा किया गया उत्पादन जो देश की आर्थिक सीमा में स्थित है, घरेलू उत्पादन कहलाता है, चाहे वह उत्पादन निवासियों द्वारा किया गया हो या गैर निवासियों द्वारा। इसमें रेजिडेंट और नॉन, इसमें सॉरी यहाँ पे नागरिक लिखना चाहिए। जब यहाँ पर राष्ट्रीय की बात आएगी तो ये नागरिकों की बात की जाएगी, ठीक है, नागरिकों की, नेशनल्स के द्वारा, ठीक है, नेशनल शब्द आएगा यहाँ पे। अगला तथ्य देखते हैं, तो इन दोनों को पढ़ करके आप लोग इसका अंतर समझ गए होंगे। राष्ट्रीय उत्पाद और घरेलू उत्पाद में संबंध क्या होता है? देखिए, किसी देश की आर्थिक सीमा में किया गया कुल उत्पादन घरेलू उत्पाद कहलाता है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ठीक है, इसी में आगे जी लगा देंगे। किसी देश के निवासियों द्वारा किया गया कुल उत्पादन राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। यहां पर निवासियों शब्द लिखा है, ठीक है, लेकिन इसको आप लोग नागरिकों से संपादित से प्रतिस्थापित कर सकते हैं, निवासियों या नागरिकों, ठीक है, नेशनल्स, ठीक है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की बात आ रही। तो सकल घरेलू उत्पाद प्लस शेष विश्व से में नियुक्त उत्पादन के घरेलू कारकों द्वारा अर्जित आय, कारक आय, घरेलू अर्थव्यवस्था में नियोजित शेष विश्व के उत्पादन के कारकों द्वारा अर्जित कारक आय, या
या क्या हो सकता है, या इसको भी लिखा जा सकता है राष्ट्रीय आय उत्पादन में सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय, विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय शेष विश्व में नियोजित। ठीक है, इसको जो है इस तरह से इस सूत्र के माध्यम से इसको आप समझ सकते हैं। आइए अगला तथ्य देखते हैं। उत्पादन में घरेलू कारकों के द्वारा अर्जित कारक आय, देखिए उसी परिभाषा को सिंप्लीफाई किया गया है विभिन्न स्तरों पर या करके, ठीक है, ताकि वो समावेशी बन चुके। सबसे पहले बड़ी परिभाषा जिसमें बहुत सारे तथ्यों को सम्मिलित किया गया, उसके बाद उससे छोटी और फिर उसके बाद उससे छोटी। तो ये इस परिभाषा में इस सूत्र में उत्पादन के घरेलू कारकों के द्वारा अर्जित कारक आय, ठीक है, कारक आय किसके द्वारा, घरेलू कारकों के द्वारा, इसमें से घरेलू अर्थव्यवस्था में नियोजित शेष विश्व से उत्पादन के कारकों द्वारा अर्जित आय को इसमें घटा दिया जाएगा। यदि विदेशों से प्राप्त कारक आय विदेशों को दी गई कारक आय से अधिक होती है तो विदेशों से निवल कारक आय धनात्मक होगी। ठीक है, इसको सरल परिभाषा के रूप में आप लोग समझ सकते हैं। जीएनपी की जब बात होगी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की, तो इसमें जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम, एक्स क्या होगा, विश्व को निर्यात, उसके बाद ये एम क्या होगा, विश्व से आयात, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो आयात किया जाएगा वही जो होगा हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होगा। आइए बढ़ते हैं। ये उसके बाद वही बात है, अगर सामान्य रूप से हम विदेशों को निर्यात कम करते हैं और आयात अधिक करते हैं, इस वजह से हमारा जीएनपी हमेशा कई बार निगेटिव में रहता है। ठीक है, इस वजह से हमारा जीएनपी कई बार, जीएनपी निगेटिव में नहीं रहता है, जीएनपी निगेटिव में नहीं रहता है, लेकिन एक्स माइनस एम, आयात माइनस निर्यात माइनस आयात जो होता है ये निगेटिव में रहता है, ये पॉजिटिव में नहीं रहता है। हम लोग आयात निर्यात के मामले में हमारा आयात जो होता है वो निर्यात से काफी अधिक होता है। आइए बढ़ते हैं अगले तथ्य की तरफ। औद्योगिक वर्गीकरण की बात की गई है। औद्योगिक वर्गीकरण, तो 3 तरह के उद्योग होते हैं, एक प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी और तीसरा टर्शियरी। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आते हैं, कृषि और उससे संबंधित जो सहायक गतिविधियां हैं वो शामिल की जाती हैं। औद्योगिक में विनिर्माण और निर्माण, जबकि इसमें तीसरे सेक्टर में सेवा क्षेत्रक जो होते हैं इनकी भागीदारी होती है। इसी तथ्य को आगे लिखा गया है। आइए पढ़ते हैं क्या क्या लिखा गया है। औद्योगिक वर्गीकरण में प्राथमिक क्षेत्र की बात की गई है, तो इस क्षेत्र में उन उत्पादन इकाइयों को शामिल किया जाता है जो प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से उत्पादन करती हैं, जैसे कृषि है, पशुपालन है, मछली पकड़ना है, खनन है, उत्खनन है, वानिकी है। अर्थात ये रॉ मटेरियल्स को पैदा करते हैं। प्राथमिक क्षेत्रों में जो संसाधन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए या प्राकृतिक संसाधन उसमें सम्मिलित होते हैं, जो कि द्वितीयक क्षेत्र के लिए संसाधनों का कच्चे माल आदि को मुहैया कराते हैं। आइए देखते हैं द्वितीय क्षेत्र के विषय में। इस क्षेत्र में वे उत्पादन इकाइयां शामिल की जाती हैं जो एक प्रकार की वस्तु से दूसरे प्रकार की वस्तु में परिवर्तित की जाती हैं। कारखाने, निर्माण, बिजली उत्पादन, जल आपूर्ति आदि इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। अब आप देखिए, यहां से गेहूं आएगा प्राथमिक सेक्टर से, यहां से, और फिर यहां पर आकर के वो ब्रेड बनेगा। ठीक है, किसके द्वारा, प्रोसेसिंग के द्वारा, मैन्युफैक्चरिंग होगा उसका। इसी तरह से यहां से दूध आएगा, ठीक है, और यहां पर पनीर बनेगा प्रोसेसिंग के द्वारा। इसी तरह से यहां से मछलियां आएंगी और इनको प्रोसेस्ड करके पैक करके इनका तेल निकाला जाएगा, चाहे इनका मांस बेचा जाएगा, चाहे फिर इसको जो है दवा के रूप में इसका उपयोग, चाहे इसका निर्यात किया जाएगा, इसका प्रॉपर फूडिंग करके, पैकेजिंग करके। खनन है, यहां से कोयला आएगा और यहां पर प्रोसेस करके यहां बिजली बनाई जाएगी। तो इस तरह से प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र आपस में एक दूसरे से युग्मित हैं, और इन दोनों को सहायता करने के लिए ये जो तृतीयक क्षेत्रक होगा, ये तृतीयक क्षेत्रक ये दोनों को सहायता करेगा।
इन दोनों ऊपर और प्रथम और द्वितीय इन दोनों की क्रिया को आसान बनाएगा। ठीक है, तो तृतीय क्षेत्र इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इसके अंतर्गत सेवाओं का उत्पादन करने वाली उत्पादन इकाइयां आती हैं। परिवहन है, व्यापार है, शिक्षा है, होटल है, सरकारी प्रशासन है, वित्त है आदि इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है, सेवा है, बैंक है, बीमा है। द्वितीय क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, वो तृतीय क्षेत्र देगा। ठीक है, व्यापार, परिवहन, होटल, बैंकिंग सब वित्त, देखिए वित्त भी दिया गया है, कहाँ से आएगा, प्राथमिक क्षेत्र में लोगों को कृषि करने के लिए कहाँ से चीजें आएंगी, कहाँ से धन आएगा, वो यहाँ से आएगा। परिवहन कहाँ से होगा, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में चीजें बन जाएंगी, लेकिन वो परिवहन के द्वारा ही उनका विपणन किया जा सकेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तीनों क्षेत्रक एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। आइए देखते हैं राष्ट्रीय आय लेखांकन में राष्ट्रीय आय संबंधी बहुत से समुच्चय होते हैं। इसमें घरेलू व राष्ट्रीय की बात हो गई, सकल व निवल की बात हो गई, कारक लागत व आकलित पर कारक लागत पर आकलित और बाजार कीमत पर आकलित की बात हो गई। जब घरेलू की बात आएगी और राष्ट्रीय की बात, अभी हमने इन दोनों पर हम लोगों चर्चा कर चुके हैं, तो इस पर समय ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। सकल की बात आती है और निवल की बात आती है। ठीक है, तो सकल जो होगा, नेट जो होगा, नेट यहां पर और यहां पे ग्रॉस होगा। ग्रॉस में डेप्रिसिएशन घटा नहीं रहेगा, मतलब इसमें जुड़ा रहेगा। और नेट की जब बात आएगी तो इसमें से डेप्रिसिएशन वो ह्रास है, वो घटा दिया जाएगा। कारक लागत की बात जब भी आएगी उस समय जो आधार वर्ष होगा, आधार वर्ष इस समय 2011-12 है, ये इस समय की जो कीमतें होंगी वो मायने रखेंगी। और जब बाजार कीमत की बात आएगी तो जिस समय इसकी गणना की जा रही होगी, जैसे वर्ष 2025 चल रहा है, वर्ष 2025, तो इस समय जो उसकी कीमत होगी, बाजार मूल्य होगा, वो आएगा। संक्षेप में मैंने आगे इसको आपसे चर्चा कर दी। निवल राष्ट्रीय व घरेलू उत्पाद की बात की गई है। निवल घरेलू उत्पाद, देखिए मूल्य ह्रास, यहाँ पर वही बात आई है, जीडीपी में से जो है वो मूल्य ह्रास घटा दिया। निवल की बात आएगी तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास घटा दिया जाएगा। निवल, जहां पर निवल होगा, बाजार कीमत पर आकलित, साधन लागत पर घरेलू उत्पाद, बाजार मूल्य पर घरेलू उत्पाद, माइनस अप्रत्यक्ष कर और सरकारी सहायता। वही बात है 2011, जैसे साधन लागत की बात हो गई और घरेलू उत्पाद की, तो बाजार मूल्य जो होगा, बाजार मूल्य में क्या जुड़ा होता है, बाजार मूल्य में पहली बात तो टैक्स जो होता है जुड़ा होता है। वस्तुओं और सेवाओं पर इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। कैसा टैक्स लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। और इसमें से सब्सिडी वो घटी होती है। ठीक है, सब्सिडी इस पर घटी होती है। और जब हम लोग साधन लागत पे जाएंगे तो इसी को जो है सब्सिडी को जोड़ देंगे और इसको वहां से घटा देंगे। ठीक है, बढ़ते हैं, इसको आप लोग पढ़िएगा। हम लोग संक्षेप में मैंने आपको इसको समझा दिया। और देखते हैं साधन लागत, ये सब चीजें दी गई हैं, ये सब आप आराम से पढ़िएगा। राष्ट्रीय आय के आकलन की विधियां कौन कौन सी हैं, तो राष्ट्रीय आय के आकलन की 3 विधियां हैं। पहला है उत्पादन विधि, दूसरा है आय विधि, और तीसरी आएगी एक विधि और है, आय उत्पादन, और उस विधि का नाम मुझे याद है, लेकिन वही है कि पढ़ाते पढ़ाते जो है वो एक आध बार स्लिप कर जाता है दिमाग से। उत्पादन विधि, आय विधि है, और एक व्यय विधि है, सॉरी ये व्यय विधि है। तो 3 तरह की विधियां हैं राष्ट्रीय आय के आकलन की। तो आइए राष्ट्रीय आय के आकलन की जो आय विधि है उस पर चर्चा करते हैं। उत्पादन विधि पर, इसके अंतर्गत पहले प्रत्येक क्षेत्रक में बाजार कीमत पर सकल मूल्य समृद्धि ज्ञात किया जाता है और सभी क्षेत्रकों की इस मूल्य समृद्धि का योग करने पर बाजार कीमत सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, केवल कुछ नहीं करना है, पहले प्रत्येक क्षेत्रक में बाजार कीमत पर सकल मूल्य समृद्धि निकालना है। ठीक है, पिछले वर्ष 100 रुपए में, किसी 10 रुपए में किसी चीज का उत्पादन हुआ था, तो इस वर्ष कितने में हुआ। ठीक है, वो जो समृद्धि हुई है और मध्यवर्ती वस्तुओं की कीमतें उसमें से घटा देनी है, वो क्या होगा, उत्पादन विधि होगी। आय विधि की जब बात आएगी तो इस विधि के अंतर्गत पहले क्षेत्रक द्वारा किए गए कुल कारक भुगतान का आकलन किया जाता है, फिर तीनों क्षेत्रकों के कारक भुगतानों का योग करके साधन लागत पर निवल मूल्य वृद्धि या सकल घरेलू आय ज्ञात की जाती है। ठीक है, तो ये जो है वो आय विधि होती है। अगला देखते हैं व्यय विधि में क्या होता है। व्यय विधि की बात जब आती है तो इसके अंतर्गत
इस विधि के अंतर्गत उपभोग और निवेश पर जो व्यय किए जाते हैं उनको जोड़ लिया जाता है। उपभोग पर, कंजम्पशन पर और इन्वेस्टमेंट पर, C+I। यह व्यय सकल घरेलू उत्पाद पर किया गया व्यय होता है। इसके प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? इसमें एक टर्म जी भी होता है, क्योंकि गवर्नमेंट भी जो है वो खर्च करती, तो CIG इसका पूरा फार्मूला है। तो इसमें यह व्यय घरेलू उत्पाद पर किया गया व्यय होता है। इसके कौन कौन से घटक हैं? निजी अंतिम उपभोग व्यय, सकल घरेलू पूंजी निर्माण पर व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग पर व्यय और निवल निर्यात, मतलब निर्यात, अभी जो निवल निर्यात की बात कही गई थी, नेट एक्सपोर्ट की बात की गई थी, जिसको मैंने कहा था कि सामान्य रूप से भारत के संदर्भ में वो निगेटिव ही रहता है। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब आगे देखते हैं प्रयोज्य आय। किस आय को हम लोग प्रयोग कर पाएंगे? प्रयोज्य आय, इसको बोलते हैं उपभोग व्यय और बचत के लिए उपलब्ध आय को प्रयोज्य आय कहते हैं। किसकी? अब यही प्रयोज्य आय का मतलब है कि जिसको हम लोग प्रयोग कर पाएंगे। तो उपभोग व्यय के लिए उपलब्ध हो और बचत के लिए उपलब्ध हो, चाहे इसको हम खर्च करें और चाहे इसको बचा लें। इसमें कारक आय और हस्तांतरण क्या होता है? शेष विश्व से प्राप्त आय होती है, जो जैसे रेमिटेंस प्राप्त होता है तो वो हस्तांतरण आय होती है। आपको जो सरकार के द्वारा विभिन्न तरह की सब्सिडी दी जाती है या स्कॉलरशिप्स दी जाती है, वो हस्तांतरण आय होती है। वो आपकी आर्थिक क्रियाओं के द्वारा उपार्जित आय नहीं है, ठीक है, वो आपको हस्तांतरित की गई है। इसलिए इसको गैर कारक आय कहा गया है, क्योंकि उस आय को प्राप्त करने के लिए किसी कारक का उपयोग नहीं हुआ है। कारक का मतलब भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस, इनमें से किसी का उपयोग नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसमें उपप्रयोज्य आय में ये दोनों शामिल होते हैं। कौन कौन से? कारक आय भी शामिल होते हैं और हस्तांतरण आय भी शामिल होते हैं। राष्ट्रीय आय में केवल कारक आय शामिल की जाती है, जबकि राष्ट्रीय आय में कारक आय शामिल की जाती है, मतलब हस्तांतरण आय को शामिल इसमें नहीं किया जाता है। यदि राष्ट्रीय आय ज्ञात हो तो प्रयोज्य आय को ज्ञात किया जा सकता है, जाहिर सी बात है। आगे बढ़ते हैं। अब राष्ट्रीय प्रयोज्य आय कौन कौन सी है? राष्ट्रीय प्रयोज्य आय से संबंधित दो समुच्चय होते हैं। पहला सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय और दूसरा निवल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय। सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय का फार्मूला क्या है? राष्ट्रीय आय प्लस निवल अप्रत्यक्ष कर प्लस निवल अप्रत्यक्ष कर का क्या मतलब होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है, सब्सिडी। राष्ट्रीय आय में अगर ये पॉजिटिव में है तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, निगेटिव में है तो यहाँ पे निगेटिव होगा, ठीक है। फिर मूल्य ह्रास इसमें जोड़ दिया जाएगा, और विदेशों से निवल चालू हस्तांतरण, जो विदेशों से हम लोगों को रेमिटेंस वगैरह प्राप्त हुआ है, तो ये सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय है। देखिए सकल है तो मूल्य ह्रास से जुड़ा है, जब नेट की बात आएगी तो मूल्य ह्रास से घट जाएगा। आइए देखते हैं अगला तथ्य। भारत के संबंध में अगर बात की जाए तो किसी राष्ट्र के नागरिकों का द्वारा एक वर्ष की अवधि में उत्पादित समस्त, अभी मैंने जो परिभाषा बताया था, समस्त वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्न तीन विधियों के संयोजन कॉम्बिनेशन से की जाती है। उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि, अभी आपने इसको पढ़ा। उत्पादन विधि में समस्त संसाधनों द्वारा कुल अंतिम उत्पादन, आय विधि में समस्त संसाधनों द्वारा अर्जित कुल आय और समस्त उपभोग व्ययों का योग व्यय विधि में, ठीक है। उत्पादन में समस्त संसाधनों द्वारा अंतिम उत्पादन मतलब भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस, ये क्या है? उत्पादन के विभिन्न साधन है, ठीक है। पूंजी भी, भूमि, श्रम के बिना कुछ होगा नहीं, तो ये जो पांचों साधन हैं ये मिल करके उत्पादन के द्वारा समस्त संसाधनों द्वारा कुल अंतिम उत्पादन, ये मिल करके कितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, तो ये उत्पादन विधि हो गई। आय विधि समस्त संसाधनों द्वारा अर्जित कुल आय, तो ये आय कौन कौन प्राप्त करेगा? आय श्रमिक प्राप्त करेंगे, ये जितने हैं यही प्राप्त करेंगे। श्रमिक जो है वो मजदूरी प्राप्त करेंगे। जो पूंजी जो होगी वो लाभ प्राप्त करेगी, पूंजी लाभ प्राप्त किया जाता है उससे। संगठन जो होगा वो वेतन प्राप्त करेगा, ठीक है। साहस जो होगा, जिसका साहस करेगा वो उसका पुरस्कार प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार से आय विधि हो गई। अब व्यय विधि क्या होगी? व्यय विधि पे चर्चा कर लेते हैं। व्यय समस्त उपभोग व्ययों का योग, जो सारे लोग मिलकर के जो खर्च करते हैं। आपने
किस किस किन किन वस्तुओं पर क्या क्या खर्च किया, कंजम्पशन पे कितना खर्च किया, मेडिकल पे कितना खर्च किया, एजुकेशन पे कितना खर्च किया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये समस्त व्यय विधि हो गई। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसी भी देश में, अभी मैंने बताया था राष्ट्रीय आय की संकल्पना ये एक आधुनिक संकल्पना है। आधुनिक क्यों है, क्योंकि इसकी जो अवधारणा आई है वो 20वीं शताब्दी में इसने व्यवस्थित रूप प्राप्त किया, और ये एक आंदोलन बन के तब उभरा राष्ट्रीय आय के संदर्भ में, जब कॉलोनियल साम्राज्यवादी देशों द्वारा अपनी कॉलोनियों में उनका आर्थिक दोहन होने लगा। तब वहां के विद्वानों ने, जो एक मध्यम वर्ग, पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग उठ खड़ा हुआ, उसने अपने देश की दुर्दशा के ऊपर रिसर्च करना शुरू किया और ये देखा कि किस प्रकार से आर्थिक दोहन उनका किया जा रहा है। तो ये काम भारत में व्यवस्थित रूप से जो शुरू किया, भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान दादा भाई नौरोजी ने कब शुरू की, 1867 और 68 में। ये वर्ष आपके लिए महत्वपूर्ण है याद करना। यहां पर इन्होंने अनुमान लगाया। स्वतंत्रता के पूर्व भारत में विलियम डिग्बी, फिंडले सिराज, आर.सी. देसाई, बी नटराजन आदि ने भी राष्ट्रीय आय का अनुमान प्रस्तुत किया। जब नौरोजी जी ने इस कदम को उठाया और उन्होंने इस पर एक विस्तृत रिसर्च करके, हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे कितने रुपए की अनुपात है, किस तरह से उन्होंने उसको आंकड़ों के रूप में और भावनात्मक रूप से दोनों तरह से संप्रेषित किया है अपने लेखन के माध्यम से। उसके बाद फिर ये एक परंपरा चली और विलियम डिग्बी, फिंडले सिराज, आर.सी. देसाई, बी नटराजन आदि ने भी इसका अनुमान प्रस्तुत किया। स्वतंत्रता के पूर्व राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक वैज्ञानिक अनुमान 1931-32 में BKRB राव ने, ये प्रीलिम्स का सवाल है, प्रीलिम्स का सवाल, स्वतंत्रता के पूर्व किस अर्थशास्त्री ने राष्ट्रीय आय के संदर्भ में सर्वाधिक वैज्ञानिक अनुमान प्रस्तुत किया? तो 1931-32 में BKRB राव ने उसको प्रस्तुत किया। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु 1949 में PC महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। क्या गठन किया गया? राष्ट्रीय आय समिति का 1949 में PC महालनोबिस की अध्यक्षता में। अभी मैंने आपसे, जब मैं दृष्टि के आर्थिक खंड पर चर्चा कर रहा था तो वहां पर भी मैंने इसका उल्लेख किया था, जब PC महालनोबिस के विषय में कोई बात आई थी। 29 जून को अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, वो इन्हीं की याद में मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? 3 सदस्यीय ये समिति थी। इस समिति में 3 सदस्य थे। कौन कौन से थे? D.R. गाडगिल थे, BKRB राव थे, ये 2 लोग थे, और महालनोबिस को मिलाकर के 3 लोग इसके सदस्य बनाए गए। इस समिति द्वारा वर्ष 1951 में पहली, जबकि 1954 में दूसरी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। तो इस समिति ने 2 रिपोर्ट प्रस्तुत की, एक 1951 में और दूसरी 1954 में। आइए आगे बढ़ते हैं। 7 डे सीरीज में देखते हैं अगला तथ्य आपके लिए क्या है। हम लोगों का प्रयास है कि कम समय में आपको पूरे सिलेबस को रिवाइज करवा दिया जाए। ठीक है, एक एक खंड 7 डे सीरीज है तो 7 सीरीज हैं, उन 7 और प्लस दृष्टि, इन्हीं सबको मिला करके आपके पूरे 150 क्वेश्चंस हो जाएंगे। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा की जाती है, जबकि पूर्व में यह केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO द्वारा की जाती थी। NSO सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्य करती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब क्या है आपके लिए राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं कौन कौन सी हैं? GDP की बात की जाती है, सकल घरेलू उत्पाद, इसकी परिभाषा मैंने क्लास शुरू होते ही आपसे चर्चा कर दी थी। किसी देश की घरेलू आर्थिक सीमा के भीतर, इसको आप लोग पढ़ेंगे क्योंकि इस पे मैंने चर्चा शुरू में ही कर दी है। ठीक है, विश्व बैंक के द्वारा दिसंबर, अब कुछ आंकड़े दिए गए हैं, इनकी चर्चा आवश्यक है। दिसंबर विश्व बैंक के द्वारा, विश्व बैंक या IMF या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये अगर कोई बात कहते हैं तो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, अंकटाड, विश्व बैंक के बाद अंकटाड है, IBRD है, सब उसी की शाखाएं हैं विश्व बैंक की। दिसंबर 2024 में एक आंकड़ा जारी किया है, उसके अनुसार वर्ष 2023 के संदर्भ में क्रय शक्ति क्षमता, परचेजिंग पावर पैरिटी की आधार पर भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो भारत जो है वो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये अनुमान विश्व बैंक के द्वारा दिसंबर 2024 में जारी आंकड़ों में लगाया गया है। और ये किस वर्ष संदर्भ की बात की जा रही है? वर्ष 2023 के संदर्भ में। और किस आधार पर? परचेजिंग पावर,
पैरिटी, क्रय शक्ति समता के आधार पर। क्रय शक्ति समता क्या होती है? $1 में अमेरिका में कोई सामान कितने में खरीद सकता है, उसकी तुलना कर लेंगे। वहां पर हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि $1 बराबर यहाँ पे 90 रुपए, ना ना, वस्तुओं और सेवाओं के संदर्भ की बात करेंगे। तो $1 में अमेरिका में जितनी वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं, भारत में 100 रुपए में वो वस्तुएं कितनी खरीदी जा सकती है, जब उनकी तुलना की जाएगी, क्योंकि अंतिम रूप से हमें वस्तुओं और सेवाओं का ही उपभोग करना होता है, ठीक है, मुद्रा का नहीं। तो उस संदर्भ में भारत तीसरी अर्थव्यवस्था विश्व में बन गया है। इससे पहले कौन कौन से हैं? तो चाइना है और यूएसए है, ठीक है, चाइना और यूएसए है। आइए आगे बढ़ते हैं। एक और आंकड़ा है जिसको विश्व बैंक ने जारी किया है दिसंबर 2024 में, ठीक है। जीडीपी के संदर्भ में भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कौन थी? 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत से बड़ी जो 4 अर्थव्यवस्थाएं हैं वो घटते क्रम में, मतलब घटते का मतलब है कि पहले 3+, फिर 2+, फिर 1+, ठीक है। इसी को बोलते हैं अवरोही। ये अव है, अवरोही, देख रहे हैं 4 संख्या है, और फिर आरोही, देख रहे हैं 3 संख्या है। तो अवरोही कहा जाए तो अवरोही से जब आरोही की तरफ बढ़ेंगे तो मतलब कम से अधिक से कम की ओर बढ़ेंगे। जब अवरोही की बात की जाए, आरोही की बात की जाए तो आरोही कम है, फिर अवरोही की तरफ बढ़ेंगे, 3 से 4 की तरफ और 4 से 3 की तरफ। तो देखते हैं भारत से बड़ी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे बड़ी है यूएसए है, फिर चीन है, फिर जर्मनी है, और फिर जापान है, और 5वें नंबर पर भारत है। ऐसा विश्व बैंक द्वारा दिसंबर 2024 में अपने जारी आंकड़ों में कहा गया है। और किस संदर्भ में? परचेजिंग पावर पैरिटी के संदर्भ में नहीं, जीडीपी के संदर्भ में, क्योंकि पीपीपी के संदर्भ में हम तीसरे स्थान पर हैं विश्व बैंक के जारी आंकड़ों के अनुसार, और जीडीपी के मामले में हम 5वें नंबर पे हैं। आइए नोट इसके साथ जोड़ा गया है। कोई महत्वपूर्ण बात होगी तभी नोट जोड़ा जाता है। वो नोट ये है कि मई 2025 में नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम के अनुसार आईएमएफ द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 100K में एक अनुमान है कि भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था हो गया है, ठीक है। ये हमारे नीति आयोग के सीईओ हैं, क्या बोलते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठीक है। ऐसे पहले अमिताभ कांत जी थे और इस समय BVR सुब्रमण्यम है। साउथ वाले बहुत इंटेलिजेंट होते हैं विज्ञान आर्थिक क्षेत्रों में संदर्भ में। तो 28 फरवरी 2025 को जारी राष्ट्रीय आय के द्वितीय अग्रिम अनुमान 2024-25 के अनुसार, ठीक है, 28 फरवरी 2025 को जारी किया गया है द्वितीय अग्रिम अनुमान 2024-25 में। इसमें स्थिर कीमतों मतलब जो आधार वर्ष है 2011 और 12 पर वित्तीय वर्ष 2024-25 द्वितीय सेकेंड एडवांस एस्टिमेट्स में तथा वर्ष 2023-24 में फर्स्ट RE में भारत की जीडीपी वृद्धि दर क्रमशः 6.5% और 9.2% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। ये इसको बोलते हैं जैसे रिवाइज्ड एस्टिमेट्स। वर्ष में कई बार जो है जीडीपी का आकलन किया जाता है, 3 वर्ष पे, 6 महीने, 3 महीने पे, 6 महीने पे, फिर 9 महीने पे, 12 महीने, फिर केवल 6 महीने का, फिर जो है पूरे साल भर का। तो वो आंकड़े जो होते हैं वो पहले अनुमान व्यक्त किया जाता है, उसके हिसाब से जो है जो परिणाम आते हैं फिर उनका अध्ययन किया जाता है, फिर उस एडवांस एस्टिमेट को रिवाइज किया जाता है। तो ये कई तरह की प्रक्रियाएं होती है और अंत में फाइनल जो है वो रिपोर्ट आती है। आइए आगे बढ़ते हैं। जीएनपी की बात आएगी, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात मैंने की थी। देखिए किसी देश के नागरिकों की बात की थी, ठीक है, निवासी और अनिवासी दोनों द्वारा किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को उस देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी कहा जाता है। सकल राष्ट्रीय आय की गणना में विदेशों से कार्यरत देश के नागरिकों की आय को जोड़ा जाता है, जबकि देश के भीतर विदेशों से प्राप्त आय को घटा दिया जाता है, तभी जीएनपी आता है। अभी मैंने कुछ देर बताया था X-M होगा, ठीक है, X-M होगा। जो लोग यहाँ पर धन निवेश किए हैं वो यहाँ से जो कमाएंगे वो अपने देश में भेज देंगे, इसलिए हम उनकी आय को नहीं जोड़ेंगे, उसको घटा देंगे। लेकिन जगुआ लैंड ग्लोवर जो भी कमाई कर रही है टाटा के नेतृत्व में, वहां से जो प्राप्त आय हो रही वो हमको प्राप्त होगी, तो उसको हम अपने यहाँ जोड़ लेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या है। देखिए वही कहा गया जीएनपी जीडीपी प्लस विदेशों से अर्जित शुद्ध आय, ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव हो सकती है। आइए देखते हैं, क्योंकि हमारा निर्यात जो है वो कम है, आयात ज्यादा है, इसलिए सामान्यतः यह निगेटिव ही होता है। 28 फरवरी 2025 को
जारी राष्ट्रीय आय के द्वितीय अग्रिम अनुमान 2024-25 के अनुसार 2024-25 सेकेंड एडवांस एस्टीमेट्स में भारत की सकल राष्ट्रीय आय ग्रॉस नेशनल इनकम 2011-12 की स्थिर कीमतों पर 4.5% की वृद्धि के साथ 185.21 लाख करोड़ रुपए अनुमानित की गई है, जबकि चालू कीमतों पर इसकी जो कीमत रही है वो 326.25 लाख करोड़ रुपए अनुमानित की गई है। और वृद्धि दर की बात करें तो ये 9.8% रही है। तो ये चालू कीमतों पर रही है और ये स्थिर कीमतों पर रही है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट, जब भी नेट की बात आएगी, मैंने बताया था कि जो मूल्य ह्रास होगा वो जब घटा दिया जाएगा तो फिर नेट की बात आ जाएगी। कोई भी संपत्ति होती है, वस्तु होती है, एक लंबे कालखंड के बाद 1 वर्ष तक अगर उसको आप रख दीजिए तो 1 वर्ष के अंदर उसके मूल्य में कुछ क्षरण होता है, कुछ कमी आती है। कोई मोटरसाइकिल जो आप लोगों ने 1 लाख में खरीदी, 1 साल बाद वो 1 लाख में नहीं बिकेगी, ठीक है, इसीलिए उसको मूल्य ह्रास से बोलते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास को घटा देने पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की प्राप्ति हो जाती है। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अब इसके संदर्भ में कुछ आंकड़े दिए गए हैं, कुछ अनुमान आया है, आइए देखते हैं वो क्या है। 28 फरवरी 2025 को जारी राष्ट्रीय आय के द्वितीय अग्रिम अनुमान 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024-25 एडवांस एस्टीमेट्स में भारत की शुद्ध राष्ट्रीय आय नेट नेशनल इनकम स्थिर कीमतों पर 6.5% वृद्धि के साथ 161.50 लाख करोड़ रुपए अनुमानित की गई है, ठीक है। ये आंकड़ा इस संदर्भ में प्रासंगिक रहा है। आइए देखते हैं और क्या तथ्य हैं 7 डे सीरीज में आपकी परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए क्या शामिल किया गया है। तो अगली एक और रिपोर्ट, क्योंकि वो रिपोर्ट जो थी वो 2000 स्थिर कीमतों पर थी, वर्ष 2011-12 की कीमतों पर, और यहां पर हम लोग देखते हैं चालू कीमतों की बात की गई थी, जहां वर्ष 2024-25 के सेकेंड एस्टीमेट्स में भारत की प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों पर 1,14,705 रुपए तथा चालू कीमतों पर 2,55,079 रुपए है। वहीं वर्ष 2023-24 फर्स्ट रिवाइज एस्टीमेट्स के लिए यह स्थिर कीमतों पर 1,08,786 रुपए तथा चालू कीमतों पर 1,88,892 रुपए अनुमानित की गई है। तो राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय पीसीआई के संदर्भ में, पर कैपिटा इनकम के संदर्भ में इस आंकड़े को आप लोग ध्यानपूर्वक फिर से एक बार देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसा कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि इस समय प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों पर या चालू कीमतों पर कितनी है। आइए आगे बढ़ते हैं। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र हमारे देश की 46% से 49% के बीच का जो आंकड़ा है वो कृषि पर जो है हमारी जनसंख्या की निर्भरता है। 16% के आसपास जो है वो जीडीपी में कृषि क्षेत्र का हिस्सा है। तो इतने बड़े आज भी कृषि क्षेत्र सबसे बड़ा नियोजक है। सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार कौन देता है? कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र जो होता है कृषि और उसकी सहायक गतिविधियों में मिलता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे कपड़ा इंडस्ट्री, ठीक है, कॉटन इंडस्ट्री जो होती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो होती है वो सबसे ज्यादा रोजगार देती है देश के लोगों को, ठीक है। तो आइए देखते हैं कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। क्या अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्यों नहीं मानी जाएगी? जब तक आप खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं तो कोई व्यक्ति कार्य कैसे कर पाएगा? शक्ति के कैलोरी को प्रदान करने का प्रमुख जो स्रोत है वो भोजन है, और भोजन कहां से प्राप्त होगा? वो कृषि से प्राप्त होगा। आज भी भारतीय कृषि भारत के सकल रोजगार में आधा तथा कुल कार्यबल में 54.6%, देखिए मैं 50% क्या 46% की बात कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है, 54.6% लोगों को ये नियोजित करता है। ये जनसंख्या 2011 के आंकड़े हैं, मैं जो बता रहा था वो अभी नजदीकी पढ़े हुए आंकड़े हैं, तो उसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। यह देश की अधिकांश जनसंख्या की आश्रय स्थली है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार चालू कीमतों पर वित्त वर्ष 2024 पीई में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान देश की जीडीपी में 16%। देखिए अभी मैं 16% की बात कर रहा था, जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान 16% है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं, अगला तथ्य देखते हैं क्या महत्वपूर्ण है। 16%, साथ ही यह लगभग 46.1% आबादी को सहयोग प्रदान करता है। अभी मैं बात कर रहा था वो वर्ष 2011 के आंकड़े थे, ठीक है। अब मेरे आंकड़ों की पुष्टि हो गई, 16% जीडीपी में और 46.1% आबादी को सहयोग प्रदान करना, मतलब एम्प्लॉयमेंट देना, वो इतनी आबादी जो उस पर निर्भर है। अब भारतीय कृषि की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। हर देश की कृषि की कुछ विशेषताएं होती हैं। क्यों? क्योंकि कृषि जो होती है जलवायु पर निर्भर करती है, मृदा पर निर्भर करती है, वित्त पर निर्भर करती है, कार्यबल पर निर्भर करती है कि उस पर कार्य करने वाले कितने लोग हैं,
भूमि पर निर्भर करती है कि एक बड़ा प्लॉट है जहां पर कॉमर्शियल एग्रीकल्चर किया जा सकता है। ये छोटे छोटे भूखंड हैं जो विभिन्न तरह के स्वामित्व में है, राज्य के स्वामित्व में भूमि है या व्यक्ति के स्वामित्व में भूमि है। तो इस संदर्भ में भारतीय कृषि की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, आइए उन जो यहाँ पर संकलित की गई हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो भारतीय कृषि अभी भी काफी पिछड़ी अवस्था में है, ठीक है। आज भी किसान अवैज्ञानिक कृषि विधि से कृषि कर रहे हैं। मैकेनाइजेशन कम है, कृषि में भी मैकेनाइजेशन कम है। लैंड एरिया जो है वो बहुत छोटा है। देश में सबसे ज्यादा संख्या में मार्जिनल फार्मर्स हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। भारत में कृषि क्षेत्र की उत्पादकता का मतलब है प्रति हेक्टेयर उत्पादन, काफी कम है। भारत में कृषि में बड़ी मात्रा में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है जो किसानों में गरीबी के प्रमुख कारणों में से एक है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है? किसी काम के लिए 1 लोगों की आवश्यकता है या 2 लोगों की आवश्यकता है, लेकिन उसमें 5-6 लोग लगे हुए हैं। इस प्रकार अगर उस पूरे उत्पादन, जैसे एक खेत में 10 कुंटल आलू होता है और उसमें वास्तव में जरूरत है 3 लोगों की, 3 लोग मिलकर के वो 10 कुंटल आलू का उत्पादन कर लेंगे, लेकिन उसमें 10 लोग लगे हुए हैं। तो मार्जिनल जो प्रोडक्टिविटी होगी, सीमांत जो उत्पादकता होगी, वो प्रति व्यक्ति 1 कुंटल हो जाएगी, ठीक है, प्रति व्यक्ति 1 कुंटल हो जाएगी। जबकि अब भाई एक्सेजरेट हो गया, बहुत अधिक हो गया, उसका विस्तारीकरण हो गया, जबकि 3 लोग ही उसके लिए पर्याप्त थे और 3 लोगों की जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी निकाली जाती वो 3 कुंटल से ज्यादा होती, ठीक है। तो और जो लोग हैं, ये जो प्रच्छन्न लोग हैं, ये केवल छाया के रूप में वहां पर उपस्थित हैं, ठीक है। जैसे कुछ लोग देखिए हम लोगों के बीच में खड़े रहते हैं, कहते हैं मैं सहयोग के लिए खड़ा हूं, लेकिन वो कुछ काम नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उनके हाथ में हैंड में वर्क नहीं होता, वो प्रोडक्शन नहीं करते हैं। तो आइए देखते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी भारतीय कृषि में बहुत ज्यादा है, मैकेनाइजेशन कम है। आज भी भारतीय कृषि में अनिश्चितता व्याप्त है। अनिश्चितता व्याप्त क्यों है? क्योंकि उत्पादन, जो भी उत्पादन होता है उसका सही मूल्य नहीं मिल पाता है, वो बाजार तक सही तरीके से पहुंच नहीं पाता है, उसका भंडारण नहीं हो पाता है, और सबसे बड़ी बात है कि आज भी भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है, ठीक है। तो मानसून पर निर्भरता जो होती है वो भारतीय कृषि को बहुत नकारात्मक रूप से कभी कभी प्रभावित कर जाती है, जिस कारण मौसम अच्छा होने पर, देखिए वही बात की गई है, फसल अच्छी होती है, जबकि मौसम प्रतिकूल होने पर फसल भी खराब हो जाती है। छोटी जोतें भी भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं हैं। सकल जोतों में 68.45% सीमांत जोत, मतलब 1 हेक्टेयर से कम के हैं। 17.2% 2 हेक्टेयर की लघु जोतें हैं, मतलब 70.62% हैं वो 2 हेक्टेयर तक हैं, और 68.82% जो हैं वो 1 हेक्टेयर के, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 90% के आसपास आंकड़ा हो सकता है, उससे ऊपर भी आ जाए। आगे बढ़ते हैं। इस तरह से लगभग 86.07% जोतें 2 हेक्टेयर से कम की हैं। 86.07% जो हमारे यहाँ जोतें हैं, कृषि के लिए उपलब्ध जो जमीनें हैं वो 2 हेक्टेयर से कम हैं। ये सारे सीमांत किसान हैं, ठीक है। भारत में जोतों का वितरण दिया गया है। कृषि संगणना 2015-16 के आधार पर इसका विवरण दिया गया है। तो इसमें सीमांत जोत, लघु जोत, अर्ध मध्यम जोत और मध्यम जोत, और एक और जोत है, बड़ी जोत की बात की गई होगी, देखिए बृहद जोत, वो ये 5 तरह के आंकड़े हैं। तो इसमें सीमांत जोत होगी 0.5 हेक्टेयर, 50 से कम, 0.50 से 1 हेक्टेयर के बीच में, ठीक है। ये आंकड़े आप लोग पढ़ लेंगे, इसको मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। बृहद जो है, आइए देखते हैं बृहद के विषय में जान ले। बृहद के विषय में 10 हेक्टेयर से 20 हेक्टेयर के बीच में, और 20 हेक्टेयर से अधिक, इसमें दो जो है वो खंड किए गए हैं। एक बड़े किसान वो हैं जो 10 से हेक्टेयर से लेकर 20 हेक्टेयर के बीच में जिनके पास भूमि की उपलब्धता है, और दूसरा 20 हेक्टेयर से अधिक, ऐसे लोगों की संख्या बहुत ही कम है। इसको आप लोग आराम से इसको देखिएगा। आइए, भारत में भूमि सुधार से आशय क्या है? भूमि सुधार से 2 तरह के आशय हैं। पहला तो भूमि के वितरण से संबंधित सुधार, भूमि के वितरण से संबंधित सुधार, और दूसरा कौन सा है? भूमि की उत्पादकता से संबंधित सुधार। तो हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ तो हमें इन दोनों स्तरों पर कार्य करने की आवश्यकता थी। भूमि के वितरण पर, क्योंकि जमींदारी व्यवस्था जो है बहुत बड़े स्तर पर थी, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे, भूमि स्वामी थे, जिनके पास बड़ी मात्रा में जमीनें थी। तो आवश्यक था कि उस जमीनों को
जो है विखंडित किया जाए। उनकी पहली बात तो उनकी सीमा निर्धारित किया जाए कि उनके पास कितना रह सकता है। दूसरी चीज है जो भूमि की जोत कर रहे हैं उनको, काश्तकार हैं उनको वास्तविक अधिकार दिया जाए। तो स्वतंत्रता के बाद क्या क्या हुआ, आइए देखते हैं हमारे नोट में क्या क्या संकलित किया गया है। स्वतंत्रता के बाद भूमि बंदोबस्ती व्यवस्था को सुधारने तथा किसानों के हितों को संरक्षित करने और उन्हें कृषि हेतु प्रेरित करने के लिए अधिनियम बनाकर भूमि सुधार अधिनियम बनाया गया। 1951 में भारतीय संविधान में संशोधन करना शुरू किया गया। ठीक है, संपत्ति के अधिकार के पर जो है वो चर्चाएं व्यापक रूप से होने लगी। डीपीएसपी को लेकर के सरकार जो है वो ज्यादा गंभीर होने लगी। सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स को, ये मतलब एक तथ्य से बहुत सारे तथ्य जो है वो खुलते जाते हैं। इसी संदर्भ में आप भारतीय संविधान में हुए संशोधनों को पढ़ करके अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं, इससे क्लब भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं भूमि सुधारकों का उद्देश्य क्या क्या रहा। ऐसे भू संबंध विकसित करना जहां खेती करने वाले ही वास्तविक मालिक हों, मतलब काश्तकार जो हो वही जो है टीनेंट्स, जिसको बोलते हैं टीनेंट्स, टीनेंट्स जो हो वो असली मालिक हो। क्योंकि जब वो उसके पास मालिकाना हक होगा तभी वो कृषि में इन्वेस्ट करेगा, और जब वो कृषि में इन्वेस्ट करेगा तब फिर भू सुधार होगा। ठीक है, भू सुधार होगा, अच्छे 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 उर्वरक, अच्छे बीज जो है, अच्छे सिंचाई के साधन उसके लिए वो उपलब्ध करवाने के लिए पूंजी का निवेश करेगा। ठीक है, तो भू व्यवस्था में समस्त बाधाओं को दूर करना जिससे शोषण रुक सके। ठीक है, शोषण को रोका जा सके, क्योंकि जमींदार जो थे वो शोषण करते थे, उनकी मालगुजारी जो है बहुत ज्यादा हुआ करती थी। अब कार्य क्या करना है इसके लिए, मध्यस्थों का उन्मूलन करना, वही जमींदारों को समाप्त करना। वास्तविक काश्तकारी में सुधार करना। काश्तकारी में सुधार कैसे होगा, लगान का नियमन करना, पहली बार जो उनसे लगान लिया उसका नियमन करना, रेगुलराइज करना। काश्तकारों को संरक्षित किया जाना, उनको वास्तविक भूस्वामी मान लिया जाना, तथा काश्तकारों को भूमि, देखिए मालिकाना हक दिया जाना, उनके अधिकारों का को संरक्षित किया जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगला सुधार क्या है, कृषि का पुनर्गठन करना। कृषि का पुनर्गठन कैसे होगा, किस भूमि का पुनर्वितरण किया जाना, अधिकतम भूधारकता का, जिसको बताते सीलिंग कहा जाता है, सीलिंग निर्धारित किया जाना, अतिरिक्त भूमि या भूमिहीनों में बांट दिया जाना, जिसको हम लोग पट्टा वगैरह कहते हैं, पट्टा दे दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार भूमि का पुनर्वितरण जो है वो किया गया। अतिरिक्त चकबंदी के माध्यम से छोटे छोटे चकों को मिला करके बड़े चक, यहाँ पर हमारा खेत है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, तो हमारी कैपिटल यहाँ पे बहुत ज्यादा लग रही है, हमारा परिवहन का बढ़ जा रहा है, हमें संसाधनों पर ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है, क्योंकि इतनी जगहों के लिए कई तरह के सिंचाई के साधन जो है वो प्रयुक्त करने पड़ेंगे, उसके लिए हमें कीमतें देनी पड़ेंगी। तो इससे अच्छा है कि हमारी जो भूमि है वो इकट्ठी हो जाए और हमारे पास एक बड़ा खेत हो जाए। इसमें पहली बात तो इसका एरिया बढ़ गया, और हमारे बहुत सारी जो इनपुट कॉस्ट हैं वो कम हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और चकबंदी जो होती है वो कहीं ना कहीं कॉमर्शियल क्रॉप को मोटिवेट करती है, कॉमर्शियल क्रॉप को करने के लिए मोटिवेट करती है, और जो लाभ है कृषि में वो कॉमर्शियल क्रॉप से ही है। हरित क्रांति, हरित क्रांति, जब देश स्वतंत्र हुआ तो उसके सामने लो प्रोडक्टिविटी थी। पहली बात तो भूमि सुधार हुआ नहीं था, भूमि में की राजनीतिक जो उसका परिदृश्य था वो तो परिवर्तित कर दिया गया, लेकिन भूमि में उत्पादकता से संबंधित सुधार उतने नहीं हो पाए थे। इसलिए इतनी बड़ी मात्रा में हमारे पास लैंड एरिया होने के बावजूद जनता को खाने के लिए राशन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाता था। इस संदर्भ में PL 480 के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका USA हम लोगों को गेहूं का निर्यात करता था। ठीक है, स्थिति तब भयंकर हो गई जब 1962 में चाइना से वार हुआ, और उस समय हमने जो है इस चीज को देखा कि, और हमें कई बार अंतर्राष्ट्रीय दबाव में अमेरिका से खराब राशन भी प्राप्त हुआ, सड़े गेहूं भी प्राप्त हुए। तो उन सबसे शिक्षा लेते हुए हमने ये सोचा, ये संकल्प लिया कि 1966 और 67 के दौर में, हालांकि प्रक्रिया पहले ही शुरू हो गई थी, हम लोग अपने यहाँ पर अब जो है वो भू संबंधी सुधार करेंगे, कृषि में उत्पादकता की वृद्धि के लिए कार्य करेंगे। तो उसका नाम दिया गया ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति भारत में कृषि उत्पादन और उत्पादकता में तीव्र वृद्धि लाकर भारत में खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने हेतु अनेक कार्यक्रमों का एक समुच्चय है। ठीक है, अमेरिकी वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग ने बीजों पर अनुसंधान कर अधिक उत्पादकता वाले बीजों, हाई यील्ड वैरायटीज की खोज की। ठीक है, गेहूं की बौनी प्रजाति का इन्होंने आविष्कार किया, जो एक मैक्सिकन गेहूं था। ठीक है, और आइए देखते हैं
इन बीजों को उचित सुविधाएं और संरक्षण मिलने पर इनसे काफी अधिक मात्रा में उत्पादकता प्राप्त की जा सकती थी। इसी कारण बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक। और भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन को। एम एस स्वामीनाथन ने ही जो है बोरलॉग के साथ इन्होंने भी कार्य किया था। भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले एम एस स्वामीनाथन ने मैक्सिको की पद्धति को भारत में भी अपनाने पर बल दिया तथा भारतीय कृषि को आत्मनिर्भर बनाने की नींव रखी। ठीक है, हरित क्रांति एक पैकेज कार्यक्रम था। ये पैकेज कार्यक्रम था जिसमें क्या क्या चीजें? पहली बात तो हाइड वैरायटीज, उच्च उत्पादकता वाले बीजों को, ठीक है, दूसरा उर्वरक, और तीसरा सिंचाई। ये तीन जो है, ये तीन पैकेज थे। ठीक है, ये तीन पैकेज थे। और इनके साथ क्या था? जब सिंचाई के साथ उर्वरक देंगे, पोषण दिया, और एक और बात थी, कीटनाशकों के माध्यम से इसे संरक्षित किया जाए। ठीक है, क्योंकि कीटनाशक जो होते हैं वो फसलों को बर्बाद कर देते हैं। इसके अतिरिक्त किसको आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने हेतु कृषि में मशीनीकरण को मैकेनाइजेशन सबसे बड़ा मैकेनाइजेशन था। ट्रैक्टर का प्रयोग, बड़ी मात्रा में ट्रैक्टरों का प्रयोग किया गया, और पंप सेट लगाए गए, ट्यूबवेल्स जो है वो गाड़े गए, नहरों पर निर्भरता कम की गई, तालाबों पर निर्भरता, कुओं पर सिंचाई की निर्भरता को कम की गई, नलकूपों को बड़ी मात्रा में विस्तार दिया गया। आइए देखते हैं प्रायोगिक तौर पर 1960-61। देखिए 1960-61 से ही ये कार्यक्रम गहन कृषि जिला कार्यक्रम के तहत इसे अपनाया गया। 1960-61, ठीक है। उसके बाद वर्ष 1966-67 में इसे पूरे देश में लागू किया गया। द्वितीय हरित क्रांति में फसलों के दायरे तथा क्षेत्रों में वृद्धि के साथ साथ कृषि वृद्धि में संपोषणीय बनाने हेतु कार्बनिक कृषि को अपनाने पर जोर दिया गया। इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित अनेक ऐसे क्षेत्रों पर फोकस किया गया जहां संभाव्यता तो है परंतु हरित क्रांति सफल नहीं हो पाई है। हुआ ये कि हरित क्रांति जो 66-61 में थी वो निश्चित क्षेत्रों पर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इन क्षेत्रों तक ही सीमित रह गई थी, जबकि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का भाग था वो बहुत दिनों से इससे उपेक्षित था, यहाँ पर कृषि क्रांति हो नहीं पाई थी। इसलिए द्वितीय जो हरित क्रांति की बात की गई वहां पर पूर्वी उत्तर प्रदेश को उसको फोकस किया गया। और तब तक एक और बड़ा बदलाव आ चुका था। 1966-67 के समय में जो हरित क्रांति अपनाई गई उसमें कई सारे दोष भी उत्पन्न हुए, क्योंकि अधिकतम मात्रा में उर्वरकों के प्रयोग से फसलों में जब हम खाद्यान्न के रूप में उसमें लेने लगे तो बहुत तरह से शारीरिक दुष्प्रभाव उसके इंगित हुए। दूसरी बात है कि सिंचाई के अधिक प्रयोग करने, बहुत ज्यादा जल निकालने से भौम जल स्तर नीचे धीरे धीरे डाउन होने लगा। तो इसलिए ये जरूरत हुई कि हम एक सस्टेनेबल कृषि मॉडल को अपनाएं। कैसे? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मॉडल को अपनाएं। और इस बात का ध्यान कहां रखा गया? पूर्वी उत्तर प्रदेश में जब द्वितीय हरित क्रांति की बात हुई। ठीक है, इसमें दलहन जैसी फसलों के उत्पादन पर भी फोकस किया, जो कि पहली जो हरित क्रांति थी उसमें गेहूं पर ज्यादा फोकस था। ठीक है, अब आवश्यकता किस थी? दलहन पर हमको ज्यादा फोकस करना था, क्योंकि गेहूं के मामले में हम लोग आत्मनिर्भरता प्राप्त कर चुके थे, जबकि दाल के मामले में अभी भी हम लोग एक बड़े आयातक के रूप में हैं। भले ही हम विश्व में सबसे ज्यादा दाल उत्पादित करते हैं, लेकिन फिर भी कृषि वित्त की बात आती है। कृषि में निवेश के, जब तक हम निवेश नहीं करेंगे तब तक लाभ या उत्पादन प्राप्त नहीं होगा। ठीक वही हाल कमोबेश कृषि का भी है। तो कृषि वित्त की आवश्यकता अलग अलग समस्याओं के लिए होती है। अल्पकालीन कृषि आगतों के लिए अवधि अल्पावधि ऋण होता है जो 15 माह से कम की अवधि के लिए होता है, मशीनें आदि खरीदने हेतु। मध्यावधि ऋण होता है जो 15 माह से 5 वर्ष के लिए होता है। और भूमि में अस्थायी सुधार के लिए, बड़ा निवेश करने के लिए दीर्घकालीन ऋण की आवश्यकता होती है, जो कि 5 वर्ष से अधिक और 15 वर्ष की अवधि तक के लिए होता है। कृषि वित्त के स्रोत कौन कौन से हैं? अब स्रोत कौन कौन से हैं? तो पहली बात तो संस्थागत स्रोत है, ठीक है, और दूसरे गैर संस्थागत स्रोत हैं। संस्थागत स्रोत कौन कौन से हैं? संस्थागत स्रोतों में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक, ग्रामीण विकास बैंक जिसको नाबार्ड बोलते हैं हम लोग, नाबार्ड, शिवरमन समिति की सिफारिश पर, शिवरमन समिति की सिफारिश पर इसको कब 1982 में स्थापित किया गया नाबार्ड को। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को, देखिए वही आगे लिखा हुआ है, अनुशंसा पर की गई थी। यह प्रत्यक्ष तौर पर ऋण न देकर किसी ऋण देने वाली संस्थाओं का विनियमन और पुनर्वित्तीयन करती है। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, आरआरबी हैं, रीजनल रूरल बैंक्स, ठीक है, ग्रामीण बैंक है, इन सबको वो ये फाइनेंसिंग करती है, वो पैसा इनको देगी, ये लोग ऋण का पुनर्वितरण करेंगे।
आइए, भूमि विकास बैंक है, उसको भी यही देती है। गैर संस्थागत स्रोत कौन कौन से हैं? महाजन है, साहूकार हैं, मित्र हैं, जमींदार हैं, व्यापारी हैं, ये सब गैर संस्थागत स्रोत है। गैर संस्थागत स्रोत ऐसे हैं जिनको किसी अधिनियम विनियम के तहत स्थापित नहीं किया गया है। ये लोग बहुत अधिक मात्रा में बहुत ऊंची ब्याज दर पर ऋण को देते हैं, जिससे ब्याज की मात्रा ही काफी अधिक हो जाती है और कृषकों का या ऋण लेने वालों का शोषण होता है। इसी वजह से सरकार का प्रयास ये रहता है कि गैर संस्थागत स्रोतों पर अधिक कम से कम निर्भरता हो। इसीलिए कोऑपरेटिव बैंक्स या ग्रामीण बैंक या भूमि विकास बैंक, इन सबको स्थापित किया गया है। और कॉमर्शियल बैंक्स को भी इस दिशा में प्रेरित किया जाता रहता है कि कम से कम वो प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग PSL के तहत मिनिमम जो है 40% के आसपास, ऐसे इनके लिए कुछ निर्धारित है, 40% संभवतः, इसको आप लोग देख लीजिएगा, इतना जो है उनको प्राइमरी सेक्टर में देना आवश्यक है। तो गैर संस्थागत स्रोतों में आप लोगों ने देख लिया, उसके हानि लाभ को भी देख लिया। अब किसी वित्त के संस्थागत स्रोतों में वाणिज्यिक बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक और सरकार भी है इसमें। RBI द्वारा सितंबर 2024 में एक रिपोर्ट जारी की गई है, आंकड़े जारी किए गए हैं। इसके अनुसार कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों हेतु संस्थागत ऋण के तहत सर्वाधिक योगदान वाणिज्यिक बैंकों का है। ठीक है, 79.41% जो है वो योगदान जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो करते हैं, किसमें? कृषि और उसकी सहायक गतिविधियों के लिए ऋण उपलब्ध करवाने में। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो नंबर आता है वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का आता है, वो 11.1%, और फिर सहकारी बैंक का 9.49%। तो इस तरह से अगर क्रम आएगा कि कृषि ऋण को लेकर के, कृषि और उसकी सहायक गतिविधियों को लेकर के सबसे ज़्यादा ऋण वितरण कौन प्रदान करता है, तो पहले आप वाणिज्यिक बैंकों को रखेंगे, उसके बाद ग्रामीण बैंक को रखेंगे और उसके बाद सहकारी बैंकों को। कोशिश करेंगे कि आंकड़े भी आपको याद रहें। ठीक है, 79.41% है वाणिज्यिक बैंकों का, क्योंकि कभी कभी इस तरह के प्रश्न भी UPPCS में पूछ लिए जाते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात करते हैं तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है, इसकी स्थापना 1975 में शुरू हुई। इन बैंकों में 50% पूंजी केंद्र सरकार की होती है, मतलब 50, 35 और 15, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट, और ये 15% जो होता है, सॉरी एक बार देख लेते हैं, वाणिज्यिक बैंक का, तथा 15% पूंजी संबंधित राज्य सरकारों का। तो यहाँ पे आंकड़ा बदल जाएगा, ये जो 35% होता है ये स्पॉन्सर बैंक्स होती हैं, स्पॉन्सर बैंक्स। जैसे उत्तर प्रदेश में बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक है, ठीक है, बड़ौदा UP ग्रामीण बैंक है, तो ये 35% देगा और 15% जो होगा UP गवर्नमेंट देगी, उत्तर प्रदेश सरकार। ठीक है, इस प्रकार से इनकी पूंजी की संरचना होती है। आगे बढ़ते हैं। अब वित्त वर्ष 2015 में RBI संशोधन RRB संशोधन अधिनियम 2015 जारी किया गया। इसके अनुसार RRB अन्य स्रोतों से भी पूंजी जुटा सकती है, किंतु प्रायोजिक बैंक तथा केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 51% से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये संशोधन किया गया है और इसके अंतर्गत 50% जो केंद्र सरकार थी और स्पॉन्सर बैंक की थी, 35%, 15% जो है राज्य सरकार की थी, लेकिन इसमें वो और कहीं से भी पूंजी उठा सकती है, लेकिन केंद्रीय बैंक और स्पॉन्सर बैंक का मिलाकर के 51% से कम नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं, सहकारी बैंकों की बात करते हैं। सहकारी बैंक 3 स्तर पर होते हैं, 3 स्तर पर होते हैं ये बैंक। राज्य स्तर पर होते हैं राज्य सहकारी बैंक, जिले स्तर पर किनको केंद्रीय सहकारी बैंक कहा जाता है, और स्थानीय स्तर पर प्राथमिक सहकारी साख समितियां, जिनको पैक्स कहा जाता है। क्या जाता है? पैक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सर्विसेज कहा जाता है, तो पैक्स इनको बोला जाता है। राज्य सहकारी बैंक उपभोक्ताओं से सीधे नहीं जुड़े होते हैं, बल्कि जो राज्य सहकारी बैंक सीधे नहीं जुड़े होते हैं जनता से, बल्कि यह शेष दोनों, मतलब ये केंद्रीय सहकारी बैंक जो जिले स्तर पर है, और दूसरा पैक्स जो होता है, ये इनसे जुड़े होते हैं, या इन शेष दोनों स्तरों को बैंकों का विनियमन करता है और इनका पुनर्वित्तीयन का जो है ये प्रमुख स्रोत है। ठीक है, तो राज्य सहकारी बैंक से आप डायरेक्ट लोन नहीं ले सकते हैं, आप केवल जिला स्तर पर जो केंद्रीय सहकारी बैंक है या ग्रामीण या तालुके स्तर पर जो पैक्स है, आप उनसे जो है प्राथमिक कृषि ऋण समितियां जो है उनसे आप लोग लोन ले सकते हैं। नोट, कृषि में दीर्घकालीन ऋण जो है भूमि विकास बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक, जो दीर्घकालिक लोन है 5 वर्ष से 15 वर्ष की अवधि का, ये इसको प्रदान करता है। आइए
देखते हैं अगला तथ्य आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है। उद्योग क्षेत्रों की बात करते हैं हम लोग। उद्योग क्षेत्र में उद्योग एवं नई आर्थिक नीति, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद बस 1948 में पहला और 1956 में दूसरी औद्योगिक नीति। 1956 के औद्योगिक नीति को भारत का आर्थिक संविधान कहा जाता है। भारत का आर्थिक संविधान, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? भारत का आर्थिक संविधान, ठीक है। आगे देखते हैं इन दोनों औद्योगिक नीतियों में उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण बनाए रखा गया, परंतु कालांतर में उद्योगों में अदक्षता के कारण इनके प्रबंधन में सरकारी हस्तक्षेप की की जरूरत महसूस हुई, ठीक है। पहले इसमें क्या था? उद्योगों में अदक्षता के कारण परंतु नियंत्रण बनाए रखा गया। उद्योग सरकार का नियंत्रण इसलिए बनाए रखा गया क्योंकि इन उद्योगों में पूंजी की कमी थी, प्रबंधन की कमी थी, अदक्षता थी, ठीक है। इनके प्रबंधन में सरकारी हस्तक्षेप की कमी जरूरत महसूस होने लगी धीरे धीरे, ठीक है। इस कालांतर में इसमें कुछ ढील दी गई तथा अंततः वर्ष 1991 में लागू नई आर्थिक नीति के तहत निजीकरण, उदारीकरण, जिसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटेशन, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटेशन, ये 1991 में लागू की। हुआ क्या कि इसमें जो है सरकार की जो पकड़ थी 1948 और 1956 के अधिनियमों के अंतर्गत औद्योगिक नीतियों में, तो उसमें जो है सरकार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। लेकिन धीरे धीरे उसमें अदक्षता आने लगी, हड़ताल तालाबंदी अधिक होने लगी। उद्योग जो थे वो ऐसे सफेद हाथी बन गए, उनको गवर्नमेंट बहुत ज्यादा वित्त देती थी और वो लाभ जो है वो बहुत कम प्रदान करते थे। तो इस सब को देखते हुए कालांतर में इसमें एलपीजी मॉडल को अपनाया गया 1991 में, और उनमें जो है प्रबंधन के स्तर पर और पूंजी के स्तर पर प्राइवेटेशन को बढ़ावा दिया गया, निजी उद्यमियों को। इसमें क्या हुआ? निजीकरण क्या है? अब निजीकरण के तहत सरकार ने क्या किया? चूंकि एलपीजी है, मैंने पहले ही लिखा था, सरकार सार्वजनिक स्वामित्व को कम करती है तथा अपनी हिस्सेदारी निजी व्यक्तियों को बेच देती है, जिसे विनिवेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट। उदारीकरण के तहत सरकार द्वारा सरकारी निरीक्षण एवं नियमन में कमी की जाती है, नियमों में को सरल उदार बनाया जाता है, इंस्पेक्टर राज की समाप्ति, लाइसेंसिंग की समाप्ति, उसके नियमों में छूट आदि। उदारीकरण, लिबरलाइजेशन मतलब एमआरटीपी को खत्म करना 1969, लाइसेंसिंग के जो क्षेत्रक थे उनको कम किया जाना, संभवतः दो बचे हुए हैं। और तीसरा क्या था? निवेश की सीमा को बढ़ाया जाना, निवेश की सीमा को बढ़ाया जाना। और चौथा क्या था कि कोटा परमिट राज को समाप्त किया जाना। आइए बढ़ते हैं, अब देखते हैं वैश्वीकरण को क्या बोलते हैं। क्योंकि 1991 के पहले हमारी अर्थव्यवस्था एक बंद अर्थव्यवस्था थी, शेष विश्व से हमारा लेन देन बहुत कम होता था, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार जो है बहुत सीमित था। जब 1991 में खाड़ी युद्ध हुआ, 1991 के आसपास जो खाड़ी युद्ध हुआ, तो उसमें जो ओपेक कंट्रीज थी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्शन कंट्रीज जो थी, उन लोगों ने, गल्फ की कंट्रीज जो थी, उन्होंने तेलों के दाम को, खनिज तेलों के दाम को बहुत बढ़ा दिया, जिसको खरीदने के लिए हमारे पास पर्याप्त मुद्रा भंडार नहीं थे, ठीक है। और कई बार ऐसी स्थितियां आई जब हमें अपनी आवश्यकताओं के लिए मशीनरी की और सारी चीजों का आयात करना पड़ता था। उस समय हमारे पास फॉरेन रिजर्व पर्याप्त मात्रा में नहीं होता था। तो इस संदर्भ में वैश्वीकरण विश्व की एकीकरण से संबंधित अवधारणा है ये, जिसके तहत विश्व के सभी अर्थव्यवस्थाएं आपस में जुड़ जाती हैं। भारत ने शेष विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ने का संकल्प लिया, ठीक है। इनके मध्य वस्तुओं, सेवाओं, संसाधनों, पूंजी आदि का स्वतंत्र प्रवाह, जिसमें कोई बाधा ना हो, उसमें लगा रहता है। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण को ही क्या बोलते हैं? एलपीजी बोलते हैं, एलपीजी पॉलिसी बोलते हैं। अब 1991 में जो नई औद्योगिक नीति आई, 1991 में, जुलाई 1991 में, ठीक है, नई औद्योगिक नीति आई, जिसमें घोषित औद्योगिक नीति में उद्योगों पर सार्वजनिक नियंत्रण को शिथिल करते हुए उदारीकृत बनाया गया। आप लोग इसको अपने आप पढ़ेंगे, आपसे मैं यही अपेक्षा करूंगा, इंट्रो मैंने दे दिया है। औद्योगिक लाइसेंसिंग से मुक्ति दी गई, 18 प्रमुख उद्योग ही इसमें अब शेष बचे हुए हैं, ठीक है। इस संदर्भ में आप इसको स्वयं से पढ़ेंगे।
आइए, सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व में कमी की गई, मैंने भी बताया 17 उद्योगों को ही इसमें अब रखा गया, ठीक है, इसको घटा करके 8 कर दिया गया है। कालांतर में इसे और भी कम करते हुए वर्तमान में अब देखिए मैंने बताया था 2 ही हैं, परमाणु ऊर्जा और रेलवे, ठीक है, रेलवे की तरफ भी सरकार का रुझान धीरे धीरे बन रहा है प्राइवेटाइजेशन करने का। MRTP संपत्ति की सीमा को समाप्त कर दिया गया, ठीक है, इसकी सीमा को समाप्त कर दिया गया। इसमें क्या था कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की एक सीमा जो है वो निर्धारित कर दी गई थी, ठीक है, ये 1969 में इस एक्ट को बनाया गया था और इसको बनाने का प्रमुख उद्देश्य था ये कि मोनोपोलिस्टी मतलब एकाधिकार जो है किसी व्यक्ति का ना स्थापित हो पाए। DPSP को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है कि राज्य ये इस चीज को सुनिश्चित करेगा कि संसाधनों का संकेंद्रण किसी एक व्यक्ति में या संस्था में ना होने पाए। शक्ति या संसाधनों का संकेंद्रण, तो ये उसी को कम करने के लिए था, ठीक है। लेकिन आर्थिक संदर्भों में व्यक्ति की क्षमता की बात होती है, इस चीज हर कोई भी नियम जो है वो सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं किया जाना चाहिए, उसके अपने विशेष परिप्रेक्ष्य भी होते हैं। इसमें कंपनियों की अधिकतम परिसंपत्ति सीमा को समाप्त कर दिया गया, जिससे वे अधिक निवेश, विलय और अधिग्रहण कर अपनी उत्पादक गतिविधियों को प्रोत्साहित कर सकती थी। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला तथ्य आपके लिए क्या है। अगला तथ्य यह है कि सेबी के नियमों के तहत न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक शेयर धारिता के साथ भारतीय स्टॉक, अच्छा ये कुछ संदर्भ जो है वो अलग हो गया है। 5वां हम लोग कहाँ पे थे, MRTP खत्म हो चुका था, हम लोगों को यहाँ आना था, यहाँ पर उद्योगों की स्थापना के संबंध में। हाँ, अगला तथ्य ये था कि इनके अतिरिक्त उद्योगों की स्थापना संबंधी नीतियों में भी सुधार किया गया तथा 10 लाख तक की जनसंख्या वाले शहरों में उद्योग लगाने हेतु अनुमति लेने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। उद्योगों में विदेशी निवेश को आकर्षित करने हेतु प्रत्यक्ष, इसको बोलते हैं FDI, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को एवं शर्तों में उदार बनाया गया और उसके लिए अनेक घोषणाएं की गई। नोट है यहाँ पे, विदेशी पूंजी के संबंध में वर्ष 1999 में पूर्व के कठोर अधिनियम, जिसको फेरा कहा जाता है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट, जो कि क्या था, ये एक पनिशेबल ऑफेंस था, पनिशेबल ऑफेंस था, ठीक है, ये एक पनिशेबल ऑफेंस था। इसको फेमा से इसको प्रतिस्थापित कर दिया गया। और जो फेमा कौन सा था, ये दीवानी या सिविल ऑफेंस था, ठीक है, ये एक सिविल ऑफेंस के लिए किया गया। वो क्या था, क्रिमिनल था। ये क्या था, फेरा क्या था, फेरा जो था वो क्रिमिनल था और ये फेमा क्या है, सिविल, ठीक है। तो इसमें सुधार ये किया गया। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत में औद्योगिक वित्त के स्रोत कौन कौन से हैं, ठीक है, उद्योगों को वित्त कहां से प्राप्त होगा, क्योंकि व्यवसाय करने के लिए जो है निवेश की आवश्यकता होती है। तो भारत में उद्योग अपनी वित्त की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आंतरिक साधनों जैसे शेयर, अंश पूंजी, विक्रय, ऋण पत्र तथा लाभ, पुनर्निवेश, ये बहुत सारी बातें हैं, टेक्निकल बातें भी हैं इसमें, हम लोग सामान्य तौर पर यहाँ पर इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो भारत में औद्योगिक वित्त की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आंतरिक साधन ये सारे रहे। इसके अतिरिक्त संस्थागत स्रोत से भी करते हैं। प्रमुख संस्थाएं जो वित्त उपलब्ध करवाती हैं उनकी हम देखेंगे कि स्वतंत्रता के बाद से ही इन उद्योगों को वित्त की उपलब्धता कराई जा सके, इसलिए जो है वो विभिन्न संस्थाओं की स्थापना की गई। तो पहला कौन सा, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड, IFCI, 1948 में इसको स्थापित किया गया। उसके भारतीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक, जिसको नाबार्ड कहा गया, अभी आपने इसका संदर्भ आया भी था 1982 में। भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम लिमिटेड, ICICI, वर्ष 1955 में इसको गठित किया गया। अब SBI की बात आएगी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये 1955 में। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI वर्ष 1964 में। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC 1956 में। एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, वर्ष 1982 में। प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से ये आवश्यक है कि आप इन सब वर्षों को जरूर याद रखें, ठीक है। भारतीय साधारण बीमा निगम जिसको GIC बोलते हैं, ठीक है, वो 1972 में। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसको SIDBI बोलते हैं, अप्रैल 1990 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। ये आपके लिए एक प्रश्न है, भारत में सार्वजनिक उद्यम, ठीक है, इसकी चर्चा हम लोग अगले सत्र में आपसे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पेशेंस बनाए रखने के लिए और सुनने के लिए।